नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जो जीएस फोर्थ पेपर है, इथिक्स वाला पेपर, उसको लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो डिस्कशन चल रहा है ना, वो एक एनालिसिस के आधार पर ही डिस्कशन किया जा रहा है। हर बिंदुओं पर गहराई से विचार करके जो है क्लास को लिया जा रहा है। ठीक ना भैया? तो चाहे आप लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर किसी कोचिंग का क्वेश्चन ला करके सॉल्व करें, तो किसी प्रकार की आपको जो है समस्या नहीं होगी। ठीक ना भैया? आते हैं, खैर आज तीसरा वाला वैल्यूम भी आपका समाप्त हो जाएगा। कल से हम लोग चौथा वाला वैल्यूम मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस को स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये जो तीसरा वाला वैल्यूम है, चूंकि इसमें अभिरुचि और सिविल सेवकों के बुनियादी मूल्य, ये बेहद इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है, वैल्यूम है। चूंकि ये जो एक ऐसा वैल्यूम है जो आपके पूरे पूरे जो है इथिक्स को मजबूत करता है, और प्रत्यक्षली तौर पे जो आपका छठा और सातवां जो वैल्यूम है उसको तो एकदम डायरेक्टली हिट करेगा, उससे प्रत्यक्षली जुड़ा हुआ है। तो वहां पर जब आप पढ़ोगे ना, तो ये सारे बुनियादी मूल्य की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। फिलहाल आ जाते हैं, आज का जो आपका टॉपिक है वो सहिष्णुता का है, जिसको हम जो है टॉलरेंस कहते हैं। ये आखिर है क्या? सहिष्णुता क्या होती है? तो भारत एक विविधता वाला देश है, जहां पर अनेकों भाषा है, संस्कृति है ना, अनेकों धर्म है, संप्रदाय हैं। ठीक है? तो यहाँ पर तमाम प्रकार की भारत में विविधता है। तो इस विविधता में अगर हम कहें कि तमाम प्रकार की जो विविधता है, इसमें एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए हमको एक जो है मूल्य की जरूरत पड़ती है। तो उस मूल्य का नाम है सहिष्णुता। ठीक ना भैया? मतलब कि जो हर धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्मों के भावनाओं, विचारों, संस्कृतियों, इनका जो है आदर करे, सम्मान करे और उसके साथ समन्वय स्थापित करने का जब प्रयास करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सहिष्णुता कहते हैं, या फिर उसी को हम टॉलरेंस कहते हैं। ठीक ना भैया? खैर, इसको पढ़ के थोड़ा सा सुनाते हैं कि कैसे आपको लिखना है मेंस में। आते हैं, सहिष्णुता का अर्थ। सहिष्णुता का अर्थ है कि अपने से अलग संप्रदाय, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि सहिष्णुता का अर्थ है कि अपने से अलग संप्रदाय, संस्कृति, भाषा, विचार आदि का सम्मान करना तथा उनके पक्ष को सुनते एवं समझते हुए संभव हो तो समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना। ठीक है ना? यही कह रहा है कि भारत में ढेरों सारी जो विविधताएं हैं, धार्मिक विविधताएं, संप्रदाय की विविधताएं, भाषाई विविधताएं, विचारों की विविधताएं, ठीक है ना, तमाम प्रकार की विविधताएं हैं। तो एक धर्म दूसरे धर्म के मूल्यों और उसके संस्कृतियों, उसके भाषाओं और उसके कल्चरों के प्रति जो है सम्मान प्रकट करे और उसके साथ समन्वय जब स्थापित करने का प्रयास करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? सहिष्णुता कहते हैं। ठीक ना भैया? तो यहां पे कह रहा है कि अर्थात जिस व्यक्ति या समुदाय के साथ हमारी वैचारिकता, भावना एवं अन्य आधारों पर टकराहट है, तो उसके प्रति आक्रामक ना होना। जैसे हिंदू समुदाय है और मुस्लिम समुदाय है, तो हिंदू समुदाय के कुछ जो है मूल्य मुस्लिम समुदाय के मूल्यों से जो है मेल नहीं खाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे में असहिष्णुता की भावना जनरेट होती है, बिलगाव की भावना जनरेट होती है, संघर्ष और प्रतियोगिता की भावना जनरेट होती है। तो यहां पर मतलब कि एक प्रकार से आपको जो है असहिष्णुता की स्थिति में मॉब लिंचिंग या फिर जो है हिंसा या फिर तमाम प्रकार की जो है अव्यवस्था, अराजकता गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो सहिष्णुता का माहौल यही जो है, सहिष्णुता यही होता है मूल्य, कि एक धर्म दूसरे धर्म की जो है विचारों, संस्कृतियों और भावनाओं को समझे और एक दूसरे के मध्य जो है समन्वय स्थापित करने का प्रयास करे। वही क्या है? सहिष्णुता है। ठीक ना भैया? तो ही कह रहा है कि भाई हम जब जो है दूसरे समुदाय को देखते हैं, तो उसकी वैचारिक भावना या अन्य आधारों पर जो हमारी टकराहट होती है, तो उसके प्रति हम आक्रामक ना हो। ठीक है ना? सीमित अर्थों में कहें तो सहिष्णुता अपने विरोधी विचारों को सहन करने की क्षमता से है। अच्छा, सहिष्णुता जैसे प्रशासन में सहिष्णुता, परिवार में सहिष्णुता, धर्म में सहिष्णुता, भाषाओं में सहिष्णुता, क्षेत्र में सहिष्णुता, कई प्रकार की सहिष्णुता हमको जो है कई स्तरों पर दिखाई पड़ सकती है। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर अब हमको उदाहरण अगर देना हो तो कौन सा उदाहरण हम दे सकते हैं? जैसे कि हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे की संस्कृतियों या विचारों का सम्मान करना चाहिए। ये क्या है? सहिष्णुता का आपका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, सिविल सेवकों को लोगों के गुस्से व ताने शांत होकर उनकी शिकायतें सुनना। ये भी क्या है? सहिष्णुता ही है। फिर नीतियों पर आलोचना सुनना तथा सुधारात्मक प्रयास करना। भाई आपने, सरकार ने कोई नीतियां जो है लागू की है, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो जनता जायज है कि उसकी आलोचना करेगी, फिर आप उसको सुनिए ना, सुनने के बाद उसमें क्या करिए? आप सुधार करिए। तो ये जो है सहिष्णुता के कुछ एग्जाम्पल दिया हमने, फिर परिभाषा दिया और अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि सहिष्णुता होती क्या है। ठीक है भैया? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जरा देखना, कह रहा है कि अगर भाई कोई व्यक्ति, अगर कोई समाज, कोई देश में असहिष्णुता की स्थिति हो, है ना, तो वहां पर समस्याएं क्या जनरेट होंगी? मतलब सहिष्णुता है ही नहीं, मतलब कि सीधी सी बात, असहिष्णुता अगर हो तो कौन कौन सी समस्याएं वहां पर दिखाई हमको पड़ सकती हैं? कह रहा कि एक व्यक्ति या समाज अगर असहिष्णु है तो निम्नलिखित समस्याएं पैदा होती हैं। कौन कौन सी समस्याएं? पहला, कि अराजकता का माहौल एकदम पैदा हो जाता है। ठीक है ना? फिर उसके बाद मूल अधिकार लोगों के बाधित होते हैं। फिर
मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं। मॉब लिंचिंग घटना मतलब कि जो है एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को जो है किसी व्यक्ति को जब मार देते हैं धर्म की जो है किसी मुद्दे के आधार पे, तो वो क्या कहलाता है? मॉब लिंचिंग। मतलब कि किसी धर्म के लोगों की भीड़ जो है किसी व्यक्ति को उस धर्म के जो है किसी डायमेंशन के कारण उसको मार दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मॉब लिंचिंग कहते हैं, ठीक है ना। नरसंहार, सामाजिक अव्यवस्था, सदाचार प्रभावित होता है, नैतिकता का पतन होता है, लोक व्यवस्था बाधित होती है, असहिष्णुता समाज को विभाजित तथा संघर्ष को जन्म देती है, आतंकवाद को भी बल मिलता है। तो ये सब सारी चीजें जो है, असहिष्णुता अगर की स्थिति होगी, मतलब सहिष्णुता नहीं होगा देश और समाज में, व्यक्तियों में, तो ये सब समस्याएं जो है जनरेट होके उभर के आएंगी, ठीक है ना भैया। एक निष्कर्ष हम दे सकते हैं कि वर्तमान में सहिष्णुता की आवश्यकता केवल विभिन्न धर्मों के प्रति ही नहीं बल्कि विभिन्न जातियों, महिलाओं, एलजीबीटी समुदाय, शरणार्थियों तथा विदेशियों के प्रति भी होनी अति आवश्यक है। भाई सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ जो विदेशी आते हैं उनको हम जो है लूटने का प्रयास करते हैं। अभी आप रांची में देखिए या फिर एमपी में कोई केस हुआ जो है, तो यहाँ पर विदेशी महिला थी तो उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। तो ये सब मतलब कि ठीक नहीं, या फिर उनको गिराने का प्रयास किया जाता है। तो मुझे लगता है कि भाई कोई भी विदेशी आए तो उसका जब आप सम्मान करते हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, तो वही मूल्य जो है लेकर जाता है अपने देश में, तो वो उसी प्रकार का आउटपुट करता है कि देश कैसा था, ठीक है ना, इंडिया कैसा था। तो ये सब मूल्य, खैर ये सब जो है, ये इन सब चीज़ों के भीतर जो है सहिष्णुता का होना अति जरूरी है या अति आवश्यक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और सिविल सेवा के लिए तो इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है कि भाई कोई सिविल सेवक है उसको निष्पक्ष होकर ही काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई यह क्या है और इसके प्रमुख तत्व, ये प्रमुख तत्व भी इसका पूछा गया है कि जो निष्पक्षता होती है उसके प्रमुख तत्व क्या होते हैं, इसकी आवश्यकता किनको है? भाई सिविल सेवकों के लिए तो अति आवश्यक है। दूसरा, न्यायिक जो अधिकारी होते हैं उनके लिए, मतलब कि उनमें निष्पक्षता होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। इम्पार्शियलिटी होता क्या है कि मतलब कि कोई व्यक्ति हो, कोई समूह हो, कोई विचार हो, है ना, या कोई परिस्थिति हो, इसके प्रति जो है पक्षपात या भेदभावपूर्ण निर्णय ना लेना, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? निष्पक्षता कहलाता है। इसको पढ़ के सुनाते हैं। कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति, समूह, विचार या परिस्थिति के प्रति पक्षपात या भेदभाव किए बिना निर्णय लेना, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार का पक्षपात वगैरह नहीं करना है, बिना पक्षपात के जो है, बिना भेदभाव के जब आप निर्णय लेते हो तो उसको क्या कहा जाता है? निष्पक्षता कहा जाता है। यानी निर्णयन प्रक्रिया तथ्यों, तर्कों, प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रख कर की जाए, ना कि जाति, धर्म, संबंध, दबाव या भावनात्मक प्रभाव से किया जाए, ठीक है भैया। तो ये क्या है? आपका निष्पक्षता है, इसको हम इम्पार्शियलिटी कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम कहें तो एक आरटीओ अधिकारी था, खुद जो है अपने बच्चे का जो है चालान काट दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो बच्चा था ना, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो ये जो है निष्पक्षता, मतलब इम्पार्शियलिटी का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि निष्पक्षता के मूल तत्व क्या हैं? तो निष्पक्षता के कुछ मूल तत्व होते हैं। अगर ये सब सारी चीजें हैं तो आप जो है निष्पक्षता का मूल्य आपके अंदर होगा और आप बेहतर जो है निष्पक्ष व्यक्ति होंगे। खैर, इसमें कह रहा है कि तटस्थ होना, मतलब किसी के प्रति झुकाव ना होना, ये तो आपके अंदर होना ही चाहिए, सो निष्पक्षता आएगी आप में। नियम आधारित निर्णय लेना, मतलब निजी पसंद या नापसंद इसका प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना, कि भैया ये तो हमको पसंद है, आप झुक गए ना किसी तरफ, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब कि नियम आधारित आपको निर्णय लेना चाहिए। फिर समान व्यवहार, सभी को समान अवसर दें। सभी को समान अवसर मतलब दो पक्षों के बीच कोई विवाद है तो उस स्थिति में आप एक पक्ष को सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष को सुन ही नहीं रहे हैं। अरे भैया दोनों पक्ष को सुनिए, देन आप निर्णय लीजिए ना। तो सभी पक्षों को जो है समान अवसर दीजिए, समान व्यवहार करिए आप। ये न्यायिक दृष्टि, केवल तथ्य, तर्क, प्रमाण व प्राकृतिक न्याय पर आधारित जो है निर्णय लेना, ये क्या कहलाता है? न्यायिक दृष्टि। तो ये न्यायिक दृष्टि भी होनी चाहिए। और एक और भी है कि पूर्वाग्रह से मुक्त होना, मतलब कि किसी पूर्वाग्रह से आप ग्रसित ना हो, ना तो धर्म के प्रति, जाति के प्रति, क्षेत्र के प्रति, संप्रदाय के प्रति, इन सब चीज़ों के से जो है आप पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, फिर आप में जो है निष्पक्षता का गुण जो है काफ़ी बेहतर देखा जा सकता है। ये अति आवश्यक या बहुत जरूरी है किनके लिए? तो एक तो हम लोग सिविल सेवकों के लिए और दूसरा जो है न्यायिक अधिकारियों के लिए, मतलब कि जो है आपका न्यायालय में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है निष्पक्षता। तो आते हैं निष्पक्षता के और कुछ देखते हैं। देखना यहाँ पे कह रहा है कि निष्पक्षता का लाभ या इंपॉर्टेंस इसका क्या है, महत्व क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो निष्पक्षता का अगर मैं कहूँ कि महत्व क्या हो सकता है, तो पहला कि न्याय और समानता को स्थापित करने में इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा कि प्रशासनिक विश्वास जो है बढ़ता है।
तीसरा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। चौथा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हो सकता है। ठीक ना भैया? भाई निष्पक्ष अगर आप काम करेंगे तो विवादों का जो है शांतिपूर्ण समाधान होगा। कार्य संस्कृति सबसे बड़ी बेहतर आपकी बेहतर होगी। लोक कल्याण भी सुनिश्चित होगा, मतलब वेलफेयर। और दूसरा और क्या है कि जन सहभागिता बढ़ती है, और जन सहभागिता बढ़ेगी तो लोकतांत्रिक जो स्वरूप है वो क्या होगा, मजबूत होगा। फिर आदर्श या प्रतिमान को स्थापित करने में मदद मिलती है। भाई आप एक जो है क्राइटेरिया तय करते हो ना कि देखो ये जो है सारी चीजें इसी ढंग से होनी चाहिए, तो एक आप जो है प्रतिमान स्थापित कर दे रहे हो। दूसरा कोई देखेगा ना तो बोलेगा कि नहीं सर जो है जिस प्रकार निष्पक्ष थे उन्होंने इस प्रकार काम किया था तो ये चीजें सही थी, तो आपके अकॉर्डिंग वो भी काम करेगा। तो एक जो है आप क्या कर रहे हो, प्रतिमान स्थापित कर रहे हो या आदर्श जो है स्थापित कर रहे हो। फिर निर्णय की गुणवत्ता बेहतर होती है। साख सम्मान प्रतिष्ठा और पदोन्नति भी अच्छी होती है। भाई आपने ईमानदारी पूर्वक या निष्पक्ष पूर्वक काम किया तो जायज है कि ये सब जो है प्रमोशन वगैरह तो मिलना तय है। फिर कह रहा है कि निष्पक्षता अच्छा प्रशासन, न्याय प्रशासन और स्वस्थ समाज तीनों की नींव स्थापित करता है। तो ये निष्पक्षता के जो है महत्व या लाभ हुए। तो इसको एक बार आप जो है देखिए, मेरा जो पढ़ाया जा रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, तो इसको आप जो है अपने नोट्स में इसको लिखें जरूर, इसकी ड्राफ्टिंग जरूर करें। जब तक आप नहीं लिखेंगे ना तब तक आप में वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी जो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, बार बार लिखना, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करना, बार बार प्रैक्टिस करना, सो आपको जो है बेहतर कंटेंट जो है आपके दिमाग में हो सकता है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। कह रहा कि उल्लंघन कब हो सकता है। उल्लंघन देखिए दो स्थितियों में हो सकता है। पहला, निष्पक्षता का, कि व्यक्तिगत समर्थन या व्यक्तिगत हम विरोध इसका करने लगे। मतलब कि अगर हम व्यक्तिगत तौर पे किसी चीज का समर्थन करें या व्यक्तिगत तौर पे हम किसी चीज का विरोध करने लगे तो निष्पक्षता का उल्लंघन होगा। फिर प्राकृतिक न्याय के खिलाफ अपना निर्णय स्वयं करना। ठीक है ना, अपना निर्णय स्वयं करना। तो ये चीजें हमको जो है उल्लंघन की तरफ या विरोध की तरफ ले जाती हैं, किसके जो है, निष्पक्ष न्याय के प्रति या निष्पक्षता के जो है प्रति, इसके उल्लंघन में ले जाती हैं। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट आपका जो सिविल सेवकों का बुनियादी मूल्य है उसमें राजनीतिक तटस्थता या इसको हम गैर तरफदारी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है क्या। यहाँ पर सीधा सा है कि कोई सिविल सर्वेंट है तो तमाम प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जो है दबाव डालती हैं कोई काम करने के लिए। तो ये कह रहा है कि भाई किसी पार्टी, किसी पक्ष, किसी दल, किसी नेता की बात आप ना सुनिए। जो आपका संविधान, जो आपका प्रशासन, जो आपका जो है नियम, प्राकृतिक नियम वगैरह करे उसी के अनुसार आप काम करिए। मतलब निष्पक्ष होकर के किसी की जो है, किसी राजनीतिक दल के दबाव में आकर कोई कार्य ना करना, वही क्या कहलाता है, राजनीतिक तटस्थता या गैर तरफदारी कहलाता है। तो खैर इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को किसी राजनीतिक दल के पक्ष व विपक्ष में ना होकर निष्पक्षता पर आधारित कानूनी संवैधानिक तौर तरीकों, न्यायपालिका के निर्णयों को ध्यान में रखकर प्राकृतिक नियमों के अनुकूल कार्य करना ही राजनीतिक तटस्थता कहलाती है। तो इसको रट लीजिएगा आप। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फिर जहां दो दली या बहुदलीय व्यवस्था हो वहां राजनीतिक तटस्थता होनी चाहिए। मतलब कि ढेरों सारे दल हैं, जैसे इंडिया में बहुत से सारे दल हैं ना, मतलब कि भाई कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, सपा अलग है, बीएसपी अलग, आप अलग, मतलब कई पार्टियां हैं। तो यहाँ पर हर पार्टियों का जब दबाव पड़ेगा ना तो फिर वो किसकी सुनेगा किसकी नहीं, तो वहां पर जो है वो ना तो निष्पक्षता रह जाएगी, ना तो गैर तरफदारी रह जाएगी, और ना ही अच्छे से काम कर पाएगा, और ना ही जो है वो न्याय बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर पाएगा। ऐसे में जहां पर बहुदलीय या फिर दो दलीय व्यवस्था हो वहां पर राजनीतिक तटस्थता क्या होनी चाहिए, बहुत जरूरी होनी चाहिए। लेकिन मैं कहूं कि जहां पर एक ही दल हो, जैसे जो है चाइना में एक ही दल का शासन वहां पे चलता है ज्यादातर, तो जहां एक ही दल हो वहां राजनीतिक तटस्थता की आवश्यकता नहीं है। हालांकि नौकरशाहों की सरकार के प्रति तटस्थता होनी चाहिए किंतु किसी नेता के प्रति नहीं। तो ये हमने जो है राजनीतिक तटस्थता देखा। अब इसके थोड़ा सा कुछ अवयव वगैरह देखते हैं। यहाँ भी देखना राजनीतिक तटस्थता की विशेषताएं हैं, मतलब गैर तरफदारी की कुछ विशेषताएं दिया गया है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहला, किसी राजनीतिक दल के पक्ष में निर्णय न लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सरकार बदलने पर भी समान रूप से सेवा देना। ठीक। फिर कह रहा है कि नीतियों का क्रियान्वयन बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के करना। ठीक। फिर कह रहा है कि निजी राजनीतिक राय को काम से अलग रखना। मतलब हो सकता है कि किसी सिविल सर्वेंट की राय किसी राजनीति के प्रति हो, राजनीतिक पार्टी के प्रति हो, लेकिन जब वो काम करे ना तो अपनी राय को जो है उस कार्य से अलग रखे। ठीक ना भैया। फिर लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक मूल्यों तथा न्यायपालिका के निर्णयों के प्रति जो है वफादार हो रहे। तो ये जो है राजनीतिक तटस्थता की कुछ विशेषताएं हैं। सवाल है कि राजनीतिक तटस्थता आवश्यक क्यों है। तो पहला, कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, भाई हमारे देश में डेमोक्रेसी है, उसकी विश्वसनीयता को बनाए रखना है तो हमारे पास गैर तरफदारी या राजनीतिक तटस्थता होना जरूरी है। प्रशासन में समानता तथा न्याय सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल।
तो प्रशासन में न्याय तथा समानता तथा न्याय सुनिश्चित तभी हो सकेगा जब जो है राजनीतिक तटस्थता होगी। भ्रष्टाचार तथा पक्षपात को रोकने के लिए, फिर जनता का विश्वास हासिल करने के लिए, फिर सरकार बदलने पर, ये देखिए पॉइंट, सरकार के बदलने पर प्रशासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए। तो इसलिए राजनीतिक तटस्थता की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए लेते हैं कि एक डीएम चुनाव के दौरान किसी पार्टी के निर्देशों को अनदेखा करके केवल आचार संहिता के अनुसार कार्रवाई करता है, तो बेहतर एग्जाम्पल आपका राजनीतिक तटस्थता का हो सकता है। दुर्गा नागपाल का नाम सुना है ना, उनको जो है कई बार जो है राजनीतिक पार्टियों ने जो है दबाव उन पर डाला, लेकिन वो जो है राजनीतिक तटस्थता के कारण जो है वो अपना काम करती रहीं, लोगों को जेल, जो खनन माफिया हैं वगैरह वगैरह, तो उनको जेल भेजती रहीं। तो ये दुर्गा नागपाल का भी जो है काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे देखना एक शब्द है कमिटमेंट, जिसे हम कहते हैं प्रतिबद्धता। ठीक है ना, हम कहते हैं ना कि हम आपके प्रति कमिटमेंट हैं, मतलब कि जो भी आप कहेंगे हम वो करेंगे। तो प्रतिबद्धता क्या होती है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। एक प्रकार का आंतरिक गुण होता है जो किसी लक्ष्य के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने संस्था के प्रति, है ना, एकदम निष्ठा भाव से, दृढ़ संकल्प से निरंतर बने रहना, ये क्या कहलाता है, प्रतिबद्धता कहलाता है। एक बार पढ़ते हैं इसको, बड़ा अच्छा है शब्द। प्रतिबद्धता एक प्रकार का आंतरिक गुण है जो लक्ष्य, कर्तव्य, मूल्य, संस्था या संबंध के प्रति पूरी निष्ठा, समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर बने रहता है, या बने रहना क्या कहलाता है, प्रतिबद्धता कहलाता है। प्रतिबद्धता के देखिए मूल्य पूछा है, मूल तत्व पूछा है। ठीक है ना, कौन कौन से मूल तत्व हो सकते हैं। पहला कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए। प्रतिबद्धता के लिए, कमिटमेंट के लिए पहला बात तो आपको दृढ़ संकल्प आप में होना चाहिए। दूसरा, निष्ठा एवं समर्पण होना चाहिए। तीसरा, लगातार जो है कंटिन्यूअस प्रयास करना चाहिए। चौथा, कि जिम्मेदारी की भावना आप में होनी चाहिए। ठीक है। पांचवा है कठिनाइयों में भी लक्ष्य ना छोड़ना। तो ये जो है प्रतिबद्धता के जो है मूल तत्व हैं। ठीक है। अगर मैं एक प्रश्न आपसे करूं कि नौकरशाहों की प्रतिबद्धता किसके प्रति होनी चाहिए, मतलब कि जो डीएम, एसडीएम, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी प्रतिबद्धता किसके प्रति होनी चाहिए, सरकार के प्रति अथवा संविधान, कानून, न्यायपालिका के निर्णय या प्राकृतिक नियमों के प्रति, किसके प्रति होनी चाहिए। भाई कोई सिविल सर्वेंट है, किसके प्रति प्रतिबद्ध होगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या नौकरशाह को प्रतिबद्ध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, पुलिस राज्य नहीं, पहली बात। फिर कह रहा है कि कल्याण की प्रक्रिया में सिविल सेवक सबसे महत्वपूर्ण एजेंट हैं। अगर उनका रवैया कल्याण के प्रति उदासीन होगा तो संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। ऐसे में उनको प्रतिबद्ध होना चाहिए, किंतु किसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए उसको जो है अगले स्लाइड में देखते हैं। है कि किसी सिविल सर्वेंट का किसके प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, अपने प्यारे से संविधान के प्रति, सामाजिक न्याय व कल्याणकारी उद्देश्यों के प्रति, संसद के द्वारा जो या विधान सभाओं के द्वारा जो हमारे अरे भाई संसद के द्वारा या विधानसभाओं के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसके प्रति या उनकी नीतियों के प्रति। ठीक है ना। फिर आचरण संहिता व नीति संहिता, मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स, इनके प्रति जो है। फिर न्यायपालिका के निर्णयों के प्रति, सरकार के अध्यादेश के प्रति, प्राकृतिक न्याय के प्रति। अच्छा, प्राकृतिक न्याय क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जब जो है हम अपने मामले की सुनवाई, हम खुद जज हैं, हमारा कोई मामला हुआ तो हम अपने मामले की सुनवाई खुद ना करके किसी और को दे देते हैं। ठीक है ना, कोई और करता है तो वो प्राकृतिक न्याय है, लेकिन खुद अगर हम करने लगें तो प्राकृतिक न्याय के जो है विरोध में है। तो ये कह रहा है कि अपने मामले की सुनवाई खुद करना ये प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। एक ही पक्ष को सुनकर निर्णय दे देना, दोनों पक्षों को ना सुनना, ये भी प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। तो आप कह सकते हो कि जब अपने मामले की सुनवाई खुद ना करके कोई दूसरा करता है तो वो प्राकृतिक न्याय है। तो इसके प्रति जो है हमको प्रतिबद्ध होना चाहिए। ठीक भैया। देखना जरा दृढ़ता, परजिवरेंस, इसको जो है परसिस्टेंस भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है विभेद करने के लिए। ठीक है ना, क्या है इसको जरा सुनना। कह रहा है कि दृढ़ता का अर्थ एक दूरगामी तथा कठिन उद्देश्यों की प्राप्ति होने तक धैर्य तथा आंतरिक प्रेरणा को बनाए रखना। ये क्या कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। बीच बीच में आने वाली चुनौतियों तथा समस्याओं से अपनी आशावादी मानसिकता से संघर्ष करते रहना क्या कहलाता है, दृढ़ता या परजिवरेंस या परसिस्टेंस कहलाता है। एक बार और सुनना। दृढ़ता का अर्थ किसी दूरगामी और कठिन उद्देश्यों की प्राप्ति होने तक धैर्य तथा आंतरिक प्रेरणा को बनाए रखना। भैया आप आईएएस बनना चाह रहे हैं ना, तो आईएएस बनना चाह रहे हैं तो एक दूरगामी और कठिन प्रक्रिया है। ठीक है ना, तो वैसे में आपको धैर्य तथा आंतरिक प्रेरणा को बनाकर रखना पड़ेगा। क्या है, दृढ़ता। बीच बीच में आने वाली चुनौतियों तथा समस्याओं से अपनी आशावादी मानसिकता से संघर्ष करते रहना, ये दृढ़ता है, परसिवरेंस है। ठीक है। फिर यहाँ पे कर रहा है कि दृढ़ता बढ़ाने के कुछ उपाय, कौन कौन से उपाय हैं जो आपकी दृढ़ता मतलब कि परसिस्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो पहला है स्वतः परामर्शी प्रणाली में रहना, मतलब कि स्वयं को जो है मोटिवेट करते रहना। बार बार अपने लक्ष्यों को अपने सामने स्पष्ट करना। भाई बार बार अपने सिलेबस को, अपने लक्ष्य को, अपने जो है मोटिवेशन को, ठीक है ना, अपने लक्ष्य को बार बार जो है देखते रहना।
समान लक्ष्य रखने वाले व्यक्तियों से अधिक संवाद करना, मतलब कि एक जो है यूपी एस्पिरेंट है दूसरे यूपी एस्पिरेंट से जब संपर्क रखता है तो वहाँ पर जो उसका आउटपुट होगा वो बेहतर होगा, मोटिवेशन उसको मिलेगा, फिर जो दृढ़ता है ना वो बेहतर उसकी होगी। फिर क्या है, अपने उद्देश्यों की महानता में गहरा विश्वास, मतलब कि जो उसका उद्देश्य है ये रखना कि भाई हमारा जो उद्देश्य है ना वो काफ़ी महान है, तो उस पर जो है गहरा उसको विश्वास होना चाहिए। फिर निराशा के क्षणों में कोई निर्णय तुरंत ना लेना, ये बड़ा अच्छा है कि मतलब कि कोई मतलब कि मैटर हो गया घर में वगैरह या किसी दोस्त से, तो ऐसे में तुरंत जो है कि कोई क्विक डिसीजन ना ले लेना, रुकना, समझना, ठहरना, उसके बाद निर्णय की प्रक्रिया में आना। आपका है सेवा भावना, इसको हम स्पिरिट ऑफ सर्विस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। क्या है ये, तो सेवा भावना वह मना स्थिति है जिसमें कार्य किसी स्वार्थ तथा लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, बल्कि इस भावना से किया जाता है कि यह मेरा नैतिक कर्तव्य है या नैतिक जिम्मेदारी है। ये जो क्या कहलाता है, सेवा भावना कहलाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो जो कोविड-19 महामारी थी में अभिनेता सोनू सूद ने अनेक लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया तथा आर्थिक मदद की, ये क्या है, सेवा भावना को एग्जाम्पल। फिर ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है प्लेग के मरीजों की जो सेवा की जा रही थी, खुद सेवा करते हुए ये बेचारी मर जाती हैं, एक्सपायर कर जाती हैं, तो ये जो है सेवा भावना का जो है बेहतर एग्जाम्पल। अजीज प्रेम जी द्वारा करोड़ों डॉलर का जो है दान दिया जाता है और जो है गरीबों को शिक्षा फ्री में दी जाती है या कुछ थोड़ा पैसा लेकर के किया जाता है, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, सेवा भावना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके विशेष लक्षण क्या हो सकते हैं कि कार्य में आनंद मिलने लगना, जैसे ज्योतिबा फूले या फिर गांधी या अंबेडकर, भाई ये सेवा भावना से ही कार्य कर रहे थे, है ना। फिर उसके बाद मन में यह धारणा रखना कि आज जो कुछ भी मैं हूं वो समाज के कारण हूं, तो ये आपका सेवा भावना। फिर इसमें सत्यनिष्ठा, परोपकार, करुणा, प्रतिबद्धता के गुण अपने आप समाहित होते हैं, ठीक है ना, सेवा भावना में। तो ये कुछ विशेष लक्षण हमने डिस्कस किया, बाकी सेवा भावना, उसके एग्जाम्पल, उसकी परिभाषा क्या होता है, ये सब सारा कुछ डिस्कस किया। अब आते हैं एक बार हम लोग जितने भी जो है अभिरुचि और बुनियादी मूल्य थे सिविल सेवकों के लिए, वो सारा क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। देखना जरा मेंस के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को हमने ले लिया है। पहला कह रहा है कि अभिरुचि और बुद्धिमत्ता में विभेद कीजिए, बार बार पूछा जा रहा है। फिर अभिरुचि तथा अभिवृत्ति में, मतलब कि एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड में विभेद करना है, हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया है। फिर कह रहा है कि सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं, सिविल सेवकों के लिए सत्यनिष्ठा की उपयोगिता क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अभिरुचि क्या है, एक सिविल सर्वेंट में कौन कौन सी अभिरुचियों का होना आवश्यक है, ठीक ना भैया, ये सब आपको राइट डाउन करना है, मेंस करना है, लिखना है ये आपको। फिर कह रहा है कि व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठा की उपयोगिता पर चर्चा करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सहिष्णुता किस प्रकार देश की विविधता में एकता को स्थापित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर सहानुभूति और समानुभूति, बार बार ये तो पूछ रहा है, सहानुभूति, समानुभूति, सिंपैथी और इम्पैथी को लेकर के विभेद करना है। फिर कह रहा है कि करुणा तथा करुणा थकान, इसमें विभेद करना, हमने बार इसको देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि करुणा क्या होती है, करुणा थकान क्या होता है, ठीक है ना। फिर निष्पक्षता से आप क्या समझते हैं, सिविल सेवकों में निष्पक्षता की उपयोगिता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। क्या है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है राजनीतिक तटस्थता से आप क्या समझते हैं, प्रशासन में इसकी उपयोगिता क्या है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर प्रतिबद्धता क्या है, सिविल सेवकों को किसके प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, तो हमने बताया था भाई संविधान के प्रति, है ना, जन कल्याण के प्रति, इसके अलावा जो है जो नियम कानून है उनके प्रति, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णयों के प्रति, तमाम हमने बताया था, तो ये प्राकृतिक नियमों के प्रति ये सब बताया था। फिर प्रतिबद्धता और दृढ़ता में विभेद कीजिए, ये भी देखिए हमने पूरा पढ़ाया। फिर सेवा भावना से आप क्या समझते हैं, पूरा लास्ट टॉपिक तो यही पढ़ाया कि सेवा भावना से आप क्या समझते हैं, भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में सेवा भावना की उपयोगिता शासन स्तर पर क्या है, तो ये जो है अच्छा क्वेश्चन है। फिर लोक सेवा की पहचान समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता और करुणा पर आधारित होती है, इस संदर्भ में सहिष्णुता और करुणा एवं करुणा के मूल्यों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा और 2020 में भी यूपीपीसीएस में पूछा, ठीक है ना। तो ये जो है ये कहना चाह रहा है कि भाई जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके प्रति ये सहिष्णुता और करुणा ये आधारित होती है, ठीक है ना। तो इनको जो है कुल मिला जुला करके जो है अगर इनके विकास को हम ध्यान में रखें तो सहिष्णुता और करुणा बेहद सहयोगी होती है, तो उसी को लेकर के डिस्कस करना है। और कह रहा है कि सहिष्णुता एवं करुणा के मूल्यों की व्याख्या करिए, तो ये आपको करना है। फिर लोक सेवकों के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करें। तो लोक सेवक हमने जितने भी मूल्य बनाए, सत्यनिष्ठा बताया, निष्पक्षता बताया, करुणा बताया, परोपकार बताया, ठीक है ना, सेवा बताया, निष्पक्षता बताया, प्रतिबद्धता बताया, दृढ़ता बताया, सारे मूल्य आप डाल लीजिए ना, 15-15 शब्द 10 शब्द लिख दीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक भैया। तो अब आपका जो है पूरा तीसरा वाला वैल्यूम समाप्त हुआ।
कल से आपका चौथा वाला वैल्यूम हम स्टार्ट करते हैं, और जो चौथा वाला वैल्यूम होगा वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस से होगा। ठीक है ना भैया, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 2 ही क्लास चलेगा। यहाँ से कंफर्म 100% 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही देता है। 2 क्वेश्चन तो फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो मिलते हैं कल। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, समझते हैं इसको और क्वेश्चन भी देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।